स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। यूपी टेट के लिए एक और स्पेशल आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है। इस क्लास में हम बात करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो यूपी टेट में भी आए हैं और साथ में और नए नए प्रश्नों को भी आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आज की इस क्लास का हमारा। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह है। आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार एक हमारा ऐसा भी है जिसे हम आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं कर सकते। कौन है? ए ऑप्शन का रहा है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन का रहा है निवास की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन का रहा है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण और डी ऑप्शन का रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए आप जल्दी से बता दीजिए वह कौन सा होगा हमारा ऑप्शन सही। चलिए यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन यही हमारा सही होगा। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर बात करें इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद नंबर 21 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 21 में इसका उल्लेख किया गया है और यह आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। ए ऑप्शन कह रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1909, बी ऑप्शन कह रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1919, सी ऑप्शन कह रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है तो वह पड़ा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव इसी का पड़ा है हमारे भारतीय संविधान में, इतना आप जानते रहिएगा। ठीक है, पेपर 2 में एसएसटी के अंतर्गत संविधान पूछा जाता है और जो लोग सोच रहे हैं कि प्राइमरी स्तर पर यह संविधान नहीं पूछा जाता उनकी तो गलत फहमी है। एबीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगाइए प्राइमरी स्तर वालों, आपको पता चल जाएगा कि संविधान के 4-5 प्रश्न हर बार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ कब हुआ था। ए ऑप्शन कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को, बी ऑप्शन कह रहा है 11 दिसंबर 1946 को, सी ऑप्शन कह रहा है 9 जनवरी 1946 को और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो बात करें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है यहाँ से कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, यहाँ पर इतना आप जानते रहेगा और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो हैं, ठीक है, लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, यही आपको बताना है। ए ऑप्शन का है आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन का है संपत्ति का अधिकार, सी ऑप्शन का है शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी ऑप्शन का है अल्पसंख्यक वर्गों का शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत होगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ी है इसमें। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर उत्तर हमारा सही होने वाला है। अगर बात करें इस प्रश्न की उत्तर की तो जो संवैधानिक अधिकार नहीं है वो है हमारा संपत्ति का अधिकार। यह हमारा पहले कानूनी अधिकार था लेकिन अब यह संपत्ति के अधिकार जो है यह कानूनी अधिकार ना होकर विधिक अधिकार कर दिया गया है।
इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 300 क में किया गया है। 300 क में किया गया है इसका उल्लेख, आप जानते रहिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से बाहर किया गया था, तो वह संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1978 में। ठीक है, आप इतना जानते रहेगा। यहाँ से जो भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वह नोट करते हुए चलिएगा, लेकिन हम जहाँ तक हो सकता है जो भी प्रश्न बन सकते हैं वह हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिएगा, चैनल पर पहली बार आऊँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट, सुपर टेट सभी की क्लासेज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि यह टीचिंग एग्जाम स्पेशल चैनल है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है। आपको भी पता होगा, अगर आपने अनुच्छेद को पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग के अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। क्या कहता है, राज्यों का संघ या स्वैच्छिक संघ या परिसंघ या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि संविधान सभा में मतलब भारत के संविधान में भारत को किस रूप में इंगित किया गया है। तो बात करें इसके उत्तर की, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद नंबर किस में किया गया है ये बता दीजिए। अनुच्छेद नंबर 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए समझ गए ना, ए ऑप्शन सही होगा। भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 1 में किया गया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 368, बी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352 और इनमें से कोई नहीं। चलिए तो बताइए जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया है। अभी हाल ही में इसके कुछ पार्टों को हटा दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से अभी यह अनुच्छेद हटा नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने यह खुल के वर्णन किया कि हट गया पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा जो अनुच्छेद 370 है यह अभी हमारे जम्मू कश्मीर में लागू है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट को हटा दिया गया, जिसके कारण अब इसका ज़्यादा ही नाम हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। क्या होगा, ए ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 21, बी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 28, सी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 15 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 17। चले बताइए कौन सा यहाँ पर उत्तर हमारा सही होने वाला है। क्या पूछा गया, अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 जो ए है ये इसका संबंध जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क में सभी बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, ये उनका अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए में इसका वर्णन किया गया, यह भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आप लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि आपको रैपिड फायर तरीके से क्लास डेली प्रोवाइड किया जाए। 20 से 22 मिनट में डेली की क्लासेज कुछ दिन कराई जाए, ताकि आपका जो अभी रेगुलर का नियम नहीं बन पा रहा है कि हमें रेगुलर क्लास अटेंड करना है, कि थोड़ा थोड़ा आप देखकर रेगुलर हो जाइए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैराथन क्लासेज। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, तो यह क्लास सुपर टेट वालों के लिए भी है, क्योंकि वहाँ पर भी संविधान पूछा जाएगा और सिलेबस सेम है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और एक बात और कहेंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग डेली क्लासेस देखें, नहीं तो जुड़ने से पास नहीं होने वाले आप। ठीक है, अगर क्लास अटेंड करेंगे तभी तो आप पहली बार में यूपी टेट में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है प्रश्न में संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 2, 3, 4, 5।
चलिए बताइए, राज्य के कितने अंग हैं, इसे आपको बताना है, कौन सा इसमें सही होगा ऑप्शन हमारा। तो राज्य के पूछा गया है, तो राज्य के 3 अंग होते हैं, वो 3 कौन-कौन से हैं ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो पहला होगा हमारा विधायिका, नोट करिए, आराम-आराम से नोट करिए। चलिए, विधायिका पहला होगा विधायिका, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कार्यपालिका। ठीक है, दूसरा क्या होगा, कार्यपालिका हो जाएगा। और तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका आप लोग नोट करिएगा, मैं बताते हुए चल रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। पहला होगा हमारा विधायिका, दूसरा होगा कार्यपालिका, तीसरा होगा न्यायपालिका। ये 3 हैं जो हमारे राज्य के अंग होते हैं, ठीक है, संविधान के अनुसार। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, मतलब वह कौन सी अनुसूची है जिसमें भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है 7वीं अनुसूची, बी ऑप्शन कह रहा है 8वीं अनुसूची, सी ऑप्शन कह रहा है 10वीं अनुसूची, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, कमेंट करिए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, कि अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है या सूची दी गई है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान की भाषा का वर्णन किया गया है। अभी तक हमारे भारत में मुख्य रूप से 22 भाषाओं को संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया है, और इसका इन 22 भाषाओं का वर्णन जो है 8वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पूरी क्लास को जरूर देखें, क्योंकि यूपी टेट पेपर तो हो के रहेगा, चाहे आप तैयारी करें, पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, आयोग अंतर ही अंतर अपना काम कर रहा है, आपको अभी नहीं पता, तो जैसे ही नोटिफिकेशन और फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपको टेंशन होने लगेगी कि कितना पढ़ना है अभी। तो इसलिए पहले से धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए, आदत बन जाए तब तक। ठीक, चलिए, सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़िए, और डेली 10 बजे जुड़िए, मात्र 20 से 25 मिनट डेली समय दीजिए बस, और ज़्यादा समय हम नहीं मांगते। उसके बाद आपकी जो इच्छा हो वह करिए आप। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न को। करा कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी संविधान पढ़ा होगा तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमसे पहले कमेंट कर दीजिए। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया था कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, नेहरू रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो हमारा जो उत्तर होगा, जो संविधान सभा की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी, वो था कैबिनेट मिशन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। ठीक है, ये भी तो प्रश्न बन सकता है। तो 24 मार्च, आप लोग नोट करिएगा, 24 मार्च को, और वह सन कौन सा था, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। आप इतना जानते रहिएगा। और इसी मिशन की सिफारिश पर दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अभी मैंने बताया था पहले प्रश्न में किस तारीख को हुआ था, वहाँ पर आगे, तो 9 दिसंबर 1946 को इसी मिशन की सिफारिश पर किसका, संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बिल्कुल सही, आप उत्तर बिल्कुल सही, बी ऑप्शन कैबिनेट मिशन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, ये प्रश्न यूपी टेट के पेपर में पूछा गया है। हमने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया कुछ प्रश्न जो यूपी टेट के सेकंड पेपर में पूछे गए हैं, और कुछ प्रश्न जो हैं और अदर टेट एग्जाम में पूछे गए हैं आज की इस स्पेशल क्लास में। ठीक है, तो इसलिए आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि मूल कर्तव्यों को किस समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी, जिसके द्वारा वह संविधान में शामिल हो गई थी। ए ऑप्शन कर रहा है करण सिंह समिति, बी ऑप्शन कर रहा है कृपलानी समिति, सी ऑप्शन कर रहा है स्वर्ण सिंह समिति, और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं।
चलिए कमेंट करिए कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा सही। तो हमारा सबसे पहले उत्तर देख लीजिए, तो सी ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। और मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया था हमारे भारतीय संविधान में, तो 42वें संविधान संशोधन के उपरांत ही इसे शामिल किया गया था। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी सिफारिश पर। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तब वो हुआ था 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, आप यह जानते रहिएगा। ठीक, चलिए अगर बात कर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, तो वह देश है हमारा रूस। ठीक है, रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था, आप यह जानते रहिएगा। ठीक है, अगर वर्तमान में बात करें कि कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वह 11 है। इतना आप इस प्रश्न से जानते रहिएगा। देख रहे हैं एक प्रश्न से 6-7 प्रश्न आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि अभी भी समय है आपके पास। अगर आप डेली 20 से 25 मिनट हमारे साथ स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। ठीक, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ए ऑप्शन करा 280, बी ऑप्शन करा 250, सी ऑप्शन 240 और डी ऑप्शन 180। जल्दी से कमेंट करिए कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह आपको उत्तर बता देना है। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए जो हमारा वित्त आयोग का वर्णन है यह हमारे अनुच्छेद 280 में किया गया है, ये आप जानते रहेगा। यह भी प्रश्न यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर यूपी टेट के प्रश्नों को जो एसएसटी के अंतर्गत पूछे गए और जो ईवीएस के अंतर्गत पूछे गए हैं, जो हम आपको संविधान की क्लासेज करा रहे हैं उसमें हम धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अलग से प्रश्न नहीं ला सकते आपके लिए ज़्यादातर। ठीक है, फिर भी हम आपको जो भी बन सकता है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर 280 में किसका वर्णन है, तो वित्त आयोग का वर्णन है गठन का। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन करा सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन करा राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन करा भीमराव अंबेडकर और डी ऑप्शन करा है जवाहरलाल नेहरू। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए जल्दी कमेंट करिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पर कौन थे, हमारा उत्तर कौन कौन बता रहे, बिल्कुल सही भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। अगर बात करें संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो ये डेट याद करिए 29 अगस्त को। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, यह आप जानते रहिएगा। एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ से कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी उस समय, तो वह संख्या थी 7। ठीक है, इस प्रश्न में मैंने क्या क्या बताया, पहले तो प्रश्न का ऑप्शन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। और एक प्रश्न सुन लीजिए कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न होगा यहाँ पर कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो वह सदस्य थे 7। आप लोग यहाँ से इतना जानते रहिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का शासन का उल्लेख किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है 370, बी ऑप्शन का रहा है 352, सी ऑप्शन 356 और डी ऑप्शन 360। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में
उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पर जो 3 ये अनुच्छेद जो है जो जम्मू कश्मीर में लगा है 370 उसका बात है, इसकी तो हम चर्चा यहाँ पर करेंगे नहीं। बाकी 352, 356, 360 ये जो अनुच्छेद है ये इसका संबंध है आपातकाल से। ठीक है, इसका संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो इसका संबंध है आपातकाल से, ये आप जानते रहिए। अब एक अनुच्छेदों को देख लीजिए। अगर बात करें 352 में क्या उल्लेख है, आप जल्दी से बताइए। तो 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर बात करें 356 में, तो 356 में क्या उल्लेख है, तो 356 में ही हमारा जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसका उल्लेख है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें 360 की, तो ये 360 जो अनुच्छेद है यह वित्तीय आपात इसका उल्लेख है। ठीक है, 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। आज तक हमारे भारत में वित्तीय आपात अभी भी नहीं लगा है, मतलब 360 अभी तक हमारे भारत में लागू नहीं हुआ। बाकी 352 जो राष्ट्रीय आपात है उसको भी लगाया जा चुका है, और अनुच्छेद 356 को भी तो लगातार लगाया जा रहा है। ठीक है, आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को सही करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है। ए ऑप्शन करें प्रस्तावना, बी ऑप्शन करें मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन करें मौलिक कर्तव्य, और डी ऑप्शन करा है नीति निर्देशक तत्व। जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा यहाँ पर उत्तर हमारा सही होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए। ये थोड़ी सी आवाज़ जो आप सुन रहे होंगे, थोड़ा सा कोई कीड़ा है जो आप बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, बाकी सब सही है आवाज़ में। चलिए आप उत्तर बताइए, इसका क्या होगा उत्तर। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की बात किया गया है या अवधारणा दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए बी सी डी उत्तर क्या होने वाला है हमारा, ये आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का उत्तर आप बताने वाले हैं कि नहीं, ये बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, जितने भी लोग नीति निर्देशक तत्व बता रहे हैं ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। और यह प्रश्न हरियाणा टेट की परीक्षा में पूछा गया था 2012-13 में। यहाँ पर आप जानते रहिएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का मुख्य आधार है। क्या है, इंग्लैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का संविधान, और डी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है वो बताइए। ए बी सी डी में उत्तर बता दीजिए कि भारतीय संविधान का मुख्य आधार क्या है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का मुख्य आधार जो है वो है क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में सबसे अधिक पड़ा है, इतना आप जानते रहेगा। और डी ऑप्शन को यहाँ पर सही करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं, और इस क्लास का आखिरी प्रश्न भी हमारा ये है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, या राज्यसभा द्वारा। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है, तो वो किया गया है संविधान सभा द्वारा। यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी को लागू हुआ था। वो साल कौन सा था, तो साल था 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, इतना आप जानते रहिएगा। ठीक, अगर पूछे जब बनकर कब तैयार हुआ था, पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए कि बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर वो डेट थी जब बनकर पूरा तैयार हुआ था। वो साल था 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 1950 में। ठीक है, 1950 में संविधान लागू हो गया था। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन को सही करिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चले
आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी की क्लासेस डेली प्रोवाइड की जाएंगी फ्री में। फ्री प्रैक्टिस बैच हम आपको प्रोवाइड किए हैं यूपी टेट के लिए। आने वाले समय में हम आपको सी टेट के लिए भी फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल तैयार रहिएगा एक और नए क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।